मिशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं भारतीय रिवर पैटर्न, साउथ इंडियन भारतीय रिवर पैटर्न। दक्षिण भारत की नदियों को देखने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे कि हमारे साउथ इंडिया में हमारी कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। हमारे दक्षिण भारत में हमारी नदियों का प्रवाह क्षेत्र कैसा है। इस विषय को हम लोग अपने अध्ययन के क्रम में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ये अपना है भारत। ये अपने प्यारे भारत का मानचित्र है। और इस भारत में जो आपकी नदियां प्रवाहित होती हैं, दक्षिण भारत की नदियां, उन्हें हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। हमारी दक्षिण भारत में हमारी जो नदियां प्रवाहित होती हैं, एक बात तो निश्चित है, वो सभी नदियां हम दो भागों में बांटकर उनका अध्ययन करते हैं। एक भाग इनका होता है इस घाट पर गिरने वाली, अर्थात पश्चिमी घाट पर गिरने वाली नदियां, और दूसरा इनका पार्ट होता है हमारे पूर्वी घाट पर गिरने वाली नदियां। हमारी जो पश्चिमी घाट पर नदियां गिरती हैं, वो सभी नदियां कहीं ना कहीं अगर निर्माण करती हैं तो वो ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। लेकिन हमारे पश्चिमी घाट पर जो नदियां हमारी गिरती हैं, वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्योंकि हमारा ये पश्चिमी घाट का जो कगार है वो अत्यंत तीक्ष्ण है। इस कारण से नदियां यहां पर ऐसा देखने को मिलता है। और एक बात हमें ध्यान में रखना है, हमारे दक्षिण भारत की जो हमारी नदियां होती हैं, दक्षिण भारत की जो हमारी नदियां होती हैं, इन नदियों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे गाद की मात्रा या सिल्ट की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्योंकि ये अधिकांशतः पठारी है और इस पठारी भाग कठोर है हमारा। इस कारण से कहीं ना कहीं नदियां यहां पर अपक्षय अपर्दन जैसी प्रक्रियाएं कम कर पाती हैं, कम काट पाती हैं इसको। तो यहां पर यह विषय देखने की बेहद आवश्यकता है। और दक्षिण भारत की जो टोपोग्राफी है, जो भूभौगोलिक संरचना है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ है और बेहद कठोर है। इस कारण से दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं वो जल प्रपाती होती हैं, जल प्रपातों का निर्माण करती हैं, जल प्रपाती होती हैं। जल प्रपाती होने के कारण दक्षिण भारत की नदियों में जल परिवहन की जब हम बात करते हैं, जल परिवहन की जब हम बात करते हैं, तो जल परिवहन इन नदियों में नहीं पाया जाता। जल परिवहन आपकी उत्तर भारत की नदियों में पाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में आपका जल परिवहन नहीं विकसित हो पाता है। क्योंकि ये हमारी सारी की सारी नदियां कैसी है, जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। और फिर अगर हम बात करें तो ये हमारी नदियां मौसमी नदियों के समान होती हैं। मौसमी नदियां होती हैं। दक्षिण भारत में ऊंचाई अधिक ना होने के कारण कहीं ना कहीं यहां पर हिमलेखा का निर्माण नहीं हो पाता। समुद्र तल से 4200 मीटर ऊपर हिमरेखा का निर्माण होता है और साउथ इंडिया में हिमरेखा का निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण से आपके दक्षिण भारत की नदियां मौसमी होती हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ग्लेशियरों का क्या है, अभाव पाया जाता है। तो हमारे दक्षिण भारत की नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि यहां सतत जल नहीं प्राप्त होता है। वर्षा काल में जब मानसूनी बारिश होती है, तभी नदियों को कहीं ना कहीं जल प्राप्त होता है और उस दौरान ये प्रवाहित होते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो ये विशेषताएं बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहां पर जो दक्षिण भारत का ये पठारी कगार है, टूट करके इधर लरक गया, इधर इस तरीके से झुका है। इस कारण से ज्यादा नदियां जो यहां पर निकलती हैं वो सब इस पश्चिमी घाट की तरफ जाती हैं। और ये भाग यहां से टूटकर इधर लरक गया है। इस भाग से गिरने वाली सभी नदियां कहीं ना कहीं आपके कहां पर आती हैं, आपके इस पूर्वी घाट पर आती हैं। ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। ये दिशा कौन सी है, पश्चिमी। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो हमारी प्रमुख नदी यहां पर देखने को मिलती है इस घाट इस तरफ, ये हमारी नदी है लूनी नदी। इस लूनी नदी का जो जन्म होता है वो राजस्थान में होता है।
और यह नदी राजस्थान में जन्म लेकर के प्रवाहित होते हुए आती है। रण के कक्ष में, ये रण का कक्ष का एरिया है, इसी रण के कक्ष में आती है और यही रण के कक्ष में आकर के अपने क्या कर देती है, अपने आप को समाप्त कर देती है। अतः यह एक अंतःवाही नदी है, अंतःस्थली नदी है। इसे हम अंतःस्थली नदी के रूप में जानते हैं, जिसका उद्गम स्थल पर होता है और स्थल में ही आकर जो हमारी नदी समाप्त हो जाती है, उस नदी को हम अंतःवाही नदी कहते हैं। हमारी लूनी नदी अंतःवाही नदी है। इसका जन्म अरावली की पहाड़ियों से होता है, जो दुनिया की सबसे पुरातन पहाड़ियां हैं, जिस अरावली की श्रृंखला में राजस्थान बसा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये लूनी नदी हमारी राजस्थान से निकलती है और उसी राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप ने महान हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा था। यहां पर जो हमारा है ये लूनी नदी हमारी 495 किलोमीटर लंबी है। 495 किलोमीटर ये हमारी लंबी नदी है। जैसे सभी आत्मा का लक्ष्य होता है परमात्मा में विलीन हो जाना, उसी प्रकार से सभी नदियों का लक्ष्य होता है समुद्र को प्राप्त कर लेना। समुद्र को प्राप्त कर लेना, समुद्र में अपने जल को ले जाकर के मिला देना, या खुद या किसी नदी के माध्यम से। लेकिन यहां पर हमारी लूनी नदी अतृप्त रह जाती है, आत्मा और परमात्मा के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाती है। जैसे आत्मा का लक्ष्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना, उस लक्ष्य से कहीं ना कहीं हमारी नदी ये वंचित रह जाती है। तो यहां पर एक लूनी नदी हमारी लवणी नदी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, लवणीय नदी। इसे हम लवणी नदी के रूप में भी जानते हैं। ये हमारी एक लवणी नदी है, क्योंकि इसके जल में NaCl की मात्रा, MgCl की मात्रा, ऐसे तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। साल्टी होने के कारण से इसे हम लवणी नदी कहते हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे, इसी नदी के किनारे आपकी सांभर झील है, और इस सांभर झील में जो इसके किनारे है, इसी सांभर झील में भारत के संपूर्ण आवश्यकता का, यहां पर सांभर झील है राजस्थान में, और भारत की संपूर्ण आवश्यकता का 2/3 नमक की आपूर्ति अगर हमारी कोई झील करती है, लगभग 65 से 64% तक की नमक की आपूर्ति अगर हमारी कोई झील करती है तो यही करती है सांभर झील। और इसी सांभर झील की उपयोगिता को देखते हुए और यहां नमक के उत्पादन को देखते हुए यहां पर टाटा नमक रिसर्च सेंटर की स्थापना की है। टाटा नमक रिसर्च सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है? जहां पर नमक हमारा कैसा होगा इस पर पूरा रिसर्च चल रहा है, पूरा शोध चल रहा है। तो टाटा का रिसर्च सेंटर कहीं ना कहीं इसी सांभर नदी या सांभर झील के किनारे है, और ये सांभर झील इसी लूनी नदी के किनारे है। और फिर यहां पर हम अगली नदी की जब बात करते हैं, तो हमारी अगली नदी जिसका जन्म कहीं ना कहीं कहां से होता है? राजस्थान राज्य में होता है। और राजस्थान राज्य में ये नदी जन्म लेकर के अरावली की पहाड़ियों से इस नदी का जन्म होता है, और ये फिर गुजरात राज्य से होते हुए अपने आप को खंभात की खाड़ी मिलाकर क्या कर देती है? गिरा देती है। और ये जो नदी हमारी है साबरमती, इसी नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम था। साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल बिना खड़गे बिना ढाल। यही साबरमती नदी है हमारी, जहां पर गांधी जी ने अपने आश्रम का निर्माण किया था। यही हमारी साबरमती नदी के किनारे उन्होंने सबसे पहले अपने आश्रम बनाने का निश्चय किया, और फिर यहीं पर साबरमती के संत ने देश की स्वतंत्रता की बिगुल को फूंकते हुए देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। तो ये हमारी साबरमती नदी है। और यहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारी साबरमती नदी 371 किलोमीटर क्या है? लंबी है। 371 किलोमीटर ये हमारी लंबी नदी है। 371 किलोमीटर लंबे प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होकर के अपने जल को लाकर गिरा देती है। फिर अगर हम देखें ये साबरमती नदी, साबरमती की नदी के किनारे ही अहमदाबाद शहर बसा हुआ है।
साबर नदी के किनारे ही। तो इस विषय को भी यहां पर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। फिर हमारी जो अगली नदी यहां पर होती है, उस नदी को हम लोग माही नदी के रूप में जानते हैं, जिसका जन्म कहीं ना कहीं एमपी में होता है और इस प्रकार से राजस्थान और फिर ये गुजरात में आकर के यहां पर अपने जल को गिरा देती है। ये हमारी माही नदी है और यहीं से होकर के हमारी कौन सी रेखा जाती है, हमारी कर्क रेखा जाती है। और कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी को हम क्या कहते हैं, माही नदी कहते हैं। एक लोग और माही कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को माही की उपमा दी गई है। तो वहां से इसको याद करने का प्रयास करें। ये हमारी माही नदी है जो हमारी कर्क रेखा को दो बार क्या करती है, ब्रेक करती है। तो इस प्रकार से हमारी माही नदी यहां पर प्रवाहित होती है। तो माही नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो यहां पर हमारे ध्यान में आता है, यह हमारी माही नदी 583 किलोमीटर लंबी है। 583 किलोमीटर लंबी नदी है ये माही नदी। और फिर ये भी जाकर के अपने जल को खंभात की खाड़ी में क्या करती है, गिरा देती है। और फिर यहां पर हम देखते हैं हमारी एक नदी जो हमें दिखाई पड़ती है, इस नदी को हम लोग जानते हैं नर्मदा नदी के नाम से। ये नर्मदा नदी, मां नर्मदे, यहां पर हमारी जो नदी प्रवाहित हो रही है, उस नदी को हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं और उसका जन्म कहीं ना कहीं यहां से होता है। और ये नर्मदा नदी ऐसे प्रवाहित होते होते खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। जो सम्मान आपकी गंगा का है, आपके उत्तर भारत में, वही सम्मान कहीं ना कहीं आप देखेंगे नर्मदा नदी का है एमपी में। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका जन्म होता है। अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियों से इस नदी का जन्म होता है और इसी अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का जन्म होता है, जो हमारी किसकी सहायक नदी है, जो कहीं ना कहीं हमारी किसकी सहायक नदी है, तो ये बात ध्यान में, गंगा की सहायक नदी है। और फिर यहां पर हमारी ये सहायक नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की अगर लंबाई की हम बात करें तो यहां पर 13-12 किलोमीटर ये क्या है, लंबी नदी है हमारी। हमारे पश्चिमी घाट पर गिरने वाली ये हमारी सबसे बड़ी नदी है। हमारे पश्चिमी घाट पर गिरने वाली ये हमारी कैसी नदी है, सबसे बड़ी नदियों में देखा जाता है इसे हम। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करेंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी का खिताब लेकर के चलती है। तो ये इस विषय को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन पश्चिमी घाट पर जितनी भी नदियां गिर रही हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनमें सबसे लंबी नदी के रूप में हमारी कौन सी नदी आती है, तो हमारी माही नदी आती है, हमारी नर्मदा नदी आती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सबसे लंबी नदियों में इसका नाम आता है। हमारी सबसे लंबी नदी है हमारी नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका जन्म होता है। और फिर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर कहीं ना कहीं ये क्या है, विंध्य श्रृंखला है और यहां पर हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इन दोनों भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है, इसीलिए इस नदी को कहते हैं भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी, इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसी कारण से इसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी। और इस प्रकार से ये दो पर्वतों के बीच से होकर के, इस प्रकार से दो पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत, इस प्रकार से दो पर्वत हैं और उन्हीं पर्वतों के एक तरफ हमारा विंध्य पर्वत है, दूसरी तरफ हमारा सतपुड़ा पर्वत है और उन्हीं दोनों पर्वतों के बीच से होकर के हमारी ये नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसे हम कहते हैं ये हमारी है भ्रंश घाटी। इसी भ्रंश घाटी में हमारी ये नदी क्या करती है, प्रवाहित होती है। तो हमारी नर्मदा नदी कहीं न कहीं हमारी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस विषय को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली ये हमारी नदी है नर्मदा। और इसका सम्मान आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एमपी में बहुत ज्यादा है। एमपी के लोग इन्हें मां नर्मदे कहकर बुलाते हैं। क्या कहते हैं, मां नर्मदे कहकर के बुलाते हैं। मां नर्मदे कहकर के इन्हें क्या करते हैं, बुलाते हैं। मां नर्मदे कहते हैं, नर्मदे, ऐसा सम्मान है यहां पर।
कहीं न कहीं एमपी के धार्मिक दृष्टिकोण से, एमपी में राजनीतिक दृष्टिकोण से, एमपी में आर्थिक दृष्टिकोण से ये नदी हमारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये नदी हमारे जबलपुर जिले से प्रवाहित होते हुए जबलपुर के पास कहीं न कहीं ये भेड़ाघाट के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है भेड़ाघाट के पास जबलपुर एमपी में। और सफेद संगमरमर की चट्टानों पर जब जल गिरते हैं तो लगते हैं जैसे कोई मोती गिर रहे हों, जैसे कोई मोती गिर रहे हो। और यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे मां नर्मदा जब इस भ्रंश घाटी में जबलपुर से होकर भेड़ाघाट से प्रवाहित होती हैं, इतना मनोरम और इतना मनोहारी दृश्य लगता है, जैसे कि प्रकृति के कारीगरों ने इसे क्या किया है, तराशा हुआ है बिल्कुल। तो ये विषय हमें ध्यान में रखना है। और हमारी अगली नदी यहां से जो प्रवाहित होती है उस नदी को हम लोग कहीं ना कहीं ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। एमपी के बैतूल के पठारों में जिनका जन्म होता है, एमपी के बैतूल के पठारों से जिनका जन्म होता है, ये हमारी नदी कहीं ना कहीं कौन सी नदी है? एमपी के बैतूल के पठारों से जन्म लेकर के आपकी खंभात की खाड़ी में जाकर हमारी ये नदी गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी नदी जो है, जिसे हम ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं, इसी ताप्ती नदी के किनारे आपका जो शहर बसा हुआ है, सूरत शहर, आपका सूरत शहर बसा हुआ है, सूरत शहर बसा हुआ है, जिसे हम साड़ी नगरी के नाम से जानते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं यह शहर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है, या इसे हम साड़ी नगरी के नाम से जानते हैं। और ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और हमारी ताप्ती नदी की जो लंबाई होती है वो 720 किलोमीटर 724 किलोमीटर होती है। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। 700 कितना 24 किलोमीटर हमारी ताप्ती नदी लंबी है। हमारी ताप्ती नदी की जो लंबाई है, एमपी के बैतूल के पठारों से जिनका जन्म होता है, ये कहीं ना कहीं 724 किलोमीटर लंबी है। 724 किलोमीटर हमारी ये लंबी है, लंबे प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। एमपी में इसका जन्म होता है, वहां से ये नदी प्रवाहित होते हुए गुजरात में और गुजरात की खंभात की खाड़ी में जाकर अपने जल को गिरा देती है। सूरत साड़ी नगरी के नाम से पूरी दुनिया में फेमस शहर इसी नदी के किनारे क्या है, बसा हुआ है। और फिर यहां पर हम लोग देखें तो हम सबके ध्यान में आता है, ये हमारी जो नदी है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ताप्ती नदी हमारी। और ताप्ती नदी और इन सारी नदियों को अगर हम देखें तो इस तरीके से ये हमारी ताप्ती नदी और फिर हमारी नर्मदा नदी, और यहां पर आप देखेंगे सतमाला की पहाड़ियां हैं। यहां पर किसकी पहाड़ियां हैं? सतमाला और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। यहां पर सतमाला और हरिश्चंद्र की क्या हैं? पहाड़ियां हैं। और ये सतमाला की पहाड़ियां, यहां पर जो सतमाला की पहाड़ियां मौजूद हैं, ये पहाड़ियां कहीं ना कहीं सतमाला की पहाड़ियां यहां पर जो हमारी मौजूद है, ये कहीं ना कहीं आप जब देखते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमारी सतमाला की पहाड़ियां, सतमाला की पहाड़ियां यहां पर क्या हैं, मौजूद हैं इस नदी को। और यह नदी भी हमारी सतपुड़ा और सतमाला और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, इनके बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो दक्षिण भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो आपके ध्यान में आता है ये नदियां हैं हमारी नर्मदा नदी और फिर हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ये नदियां हमारी कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। एक नदी और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है जिसे हम दामोदर नदी के नाम से जानते हैं, उसे हम लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहां पर हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। एक भ्रंश घाटी है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में प्रवाहित होती है, दूसरी सतपुड़ा और सतमाला की भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों में प्रवाहित होती है। तो ये दोनों नदियां कहीं ना कहीं
व्रंस घाटी में प्रवाहित होने वाली क्या हैं? नदियां हैं। और फिर यहां पर हम देखें, ये सारी की सारी नदियां कहीं ना कहीं खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। इस खाड़ी में आकर के गिरती हैं। इस खाड़ी में आकर के सारी नदियां गिरती हैं। और इनको अगर हम देखें तो इन्हें समानता, यहां पर अगर हम देखें तो इन्हें समानता से संबोधित कर सकते हैं। समानता से संबोधित कर सकते हैं। सा का मतलब है साबरमती, साबरमती, और फिर यहां पर मां का मतलब है माही, तीसरा देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं ना का मतलब है मां नर्मदा, और फिर यहां पर हम देखें तो ता का मतलब है ताप्ती। ये सभी नदियां, चारों नदियां आकर के कहां पर गिरती हैं? इसी खाड़ी में आकर गिरती हैं। इन्हें समानता के आधार पर हम देख सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी कौन सी नदियां हैं निम्न में से जो जाकर के कहां गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये सभी नदियां इसी खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती हैं, और इस प्रकार से ये समानता का निर्माण करती हैं। ये हमारी खंभात की खाड़ी है, और ये हमारी कच्छ की खाड़ी है, और ये नदियां हमारी आकर के इसमें क्या करती हैं? गिरती हैं। इस प्रकार से आप देखें तो आपको ऐसे प्रश्नों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हमने आज की क्लास में देखा कि हमारी लूनी नदी, अंतःस्थली नदी, अंतःवाही नदी, और फिर हमारी अगली नदी होती है लवणी नदी। सांभर झील इसी के पास स्थित है, और सांभर झील में 2/3 नमक का उत्पादन भारत के समस्त उपभोग का होता है। भारत के जितना नमक की आवश्यकता होती है उसका 64 से 65% आपूर्ति हमारी सांभर झील करती है। इसलिए यहां पर टाटा नमक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है भारत सरकार और टाटा एंड सन्स के द्वारा। और फिर यहां पर हम देखते हैं हमारी अगली नदी साबरमती होती है। साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल बिना खड्ग बिना ढाल। यहां पर कहीं ना कहीं इस गांधी जी के सत्य अहिंसा के मार्ग का जो संदेश है, इस साबरमती के किनारे उसको क्या मिला? उसको व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष को देने का गांधी जी ने प्रयास किया। और हमारी अगली नदी यहां पर कहीं ना कहीं आती है, जिस नदी को हम किस रूप में जानते हैं? माही नदी के रूप में जानते हैं। यह हमारी माही नदी है, और ये हमारी 583 किलोमीटर लंबे प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होकर के अपकर्क रेखा को 2 बार ब्रेक करके ये जाकर के नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और फिर हमारी अगली नदी है मां नर्मदे, जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। विंध्य पर्वत की श्रेणियां हैं ये, और यहां पर सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। इसी के बीच से होकर के हमारी नदी ये प्रवाहित होती है, जिसे हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। तो हमारी मां नर्मदा यहां से होकर के प्रवाहित होती है, और इस प्रकार से आप देखें नर्मदा 12-13 किलोमीटर अपने प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करके अपने जल को ले जाकर गिरा देती है। दूसरी नदी हमारी आती है 724 किलोमीटर जिसका प्रवाह क्षेत्र है, जो कहीं ना कहीं एमपी के बैतूल के पठारों में जिनका जन्म होता है, और वहां से निकल करके ये बैतूल के पठारों से जाकर के अपने जल को कहां पर गिरा देती हैं? खंभात की खाड़ी में गिरा देती हैं। और फिर यहां पर हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं और सतमाला की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों की भ्रंश घाटी से होकर के हमारी ये नदी प्रवाहित होती है। अगली यहां पर हमारी घाट पर गिरने वाली नदियां यहां पर देखें तो यहां पर हमारी मांडवी नदी है, मांडवी नदी। और फिर यहां पर हमारी गोवा में ही एक छोटी सी नदी है जिसे हम कहते हैं जुआरी नदी। जुआरी नदी, ये हमारी जुआरी नदी है, और वो हमारी मांडवी नदी है, ये हमारी जुआरी नदी है। यहां पर कहीं ना कहीं जुआरी नदी। और फिर यहां पर हमारी बेनगंगा है,
गंगा बेली है, गंगा बेली। और फिर हमारी यहां पर एक छोटी सी नदी है कर्नाटक में, जिसे हम कहते हैं सारावती, सारावती नदी। और फिर हमारी यहां पर एक नदी है भरतपुझा, भरतपुझा। और फिर हमारी यहां पर एक केरल में नदी है जिसे हम कहते हैं पेरियार नदी, पेरियार नदी। इस प्रकार से हमारे इस सह्याद्री श्रृंखला से, हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों से, ये सारी नदियां मांडवी, जुआरी, गोवा की नदियां हैं। ये नदियां हमारी कहां की हैं? गोवा की नदियां हैं। और ये हमारी कहां की हैं? कर्नाटक की नदियां हैं, कर्नाटका की नदियां हैं। और ये हमारी हैं कहीं ना कहीं केरल की नदियां हैं। इस प्रकार से ये नदियां सभी ऐसे इस घाट पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे, इस पर्वत श्रृंखला पर, इस पश्चिमी पर्वत श्रृंखला पर, सह्याद्री पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है अरब सागर की मानसूनी शाखा से। इस कारण से यहां पर छोटी छोटी मौसमी नदियां हजारों की संख्या में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके लिए महत्वपूर्ण नदियां हैं, कभी कभी आपको आर्डर स्थापित करने के लिए आएगा कि पश्चिमी घाट पर गिरने वाली नदियों को एक व्यवस्थित क्रम में स्थापित करें, तब ये नदियां कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो हमारी पश्चिमी घाट पर गिरने वाली सभी नदियां हैं। तब आपको इन नदियों का नाम याद होना चाहिए। गोवा में ज्यादा ताड़ी पी जाती है। ताड़ी एक प्रकार का एल्कोहलिक पदार्थ होता है। इस कारण से जब ताड़ी लोग वहां के पिएंगे तो जुआ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? जुआ खेलेंगे। मांडवी, जुआरी, गंगा बेली, सारावती। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें भरतपुझा और पेरियार एक समाज चिंतक हैं, तो ये वहां से ले लें, उनके नाम के साथ जोड़कर इसको याद कर लें। वहां पेरियार समाज चिंतक केरल के ही रहे हैं, समाज सुधारक। और यहां पर एक हमारी पेरियार नदी भी है, समाज में दलित चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। एक महान पुरुष है जो हमारी दलित समाज के विषय में चिंता करते हैं, उनके अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए बात करते हैं, संवाद करते हैं, अपनी लेखनी चलाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे पेरियार हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भरतपुझा और पेरियार नदी हमारी यहां पर देखने को मिलती है। ये नदी हमारी केरल में है और यहां पर हमारे महान दलित चिंतक हैं पेरियार, और हमारी नदी का नाम भी है पेरियार। तो हमें क्या याद करने में कोई कठिनाई होगी? तो हम इसे आसानी के साथ याद कर लें बिल्कुल। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी मांडवी, जुआरी, गंगा बेली, सारावती, भरतपुझा, पेरियार। और फिर हमारी यहां पर आती है लूनी हो गई, हमारी साबरमती हो गई, माही हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। इन सारी नदियों का नाम सभी को याद होना चाहिए। और यहां पर कहीं ना कहीं आपको बराबर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।